अब यहाँ पे हमें बताया गया कि 220 वोल्ट का एक सोर्स है, एसी सोर्स, वोल्टेज उसकी हमें बता दी गई है 220 वोल्ट्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है 50 हर्ट्ज है, आरएलसी सर्किट है ये, और जो इसमें कोयल यूज किया गया, जो इंडक्टर यूज किया गया, उसकी हमें इंडक्टेंस बताइए 0.06 हेनरी। इसी तरह रेजिस्टर जो यूज किया गया उस आरएलसी सर्किट में वो है 2.5 ओहम्स का। इसी तरह उसमें जो कैपेसिटर यूज किया गया उसकी कैपेसिटेंस है 0.8 माइक्रोफेरेड, और माइक्रोफेरेड है तो आपको पता है इसको फेरेड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एस आई यूनिट इज फेरेड, सो इट कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक हो गया। अब पूछा वो उसने क्या किया है, पहली चीज जो उसने हमसे पूछी है, कहता है कि आपने इंपीडेंस फाइंड करनी है। दूसरी चीज उसने हमसे पूछी है कि आपने करंट सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड करना है। तीसरी चीज उसने हमसे पूछी है कि फेज एंगल फाइंड करें, फेज एंगल यानी फाई फाइंड करें। ठीक हो गया। और चौथी चीज उसने हमसे पूछी है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर फाइंड करें। मैं जस्ट पीएफ लिख देता हूं, पावर फैक्टर ये हमने फाइंड करना है, पता है ना पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। ठीक है। और ई में पावर कंज्यूम्ड यानी टोटल कितनी पावर कंज्यूम हुई है ये फाइंड करें। ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, आसान सही है बिल्कुल। देखें, सबसे पहली चीज इंपीडेंस फाइंड करनी है, तो आरएलसी सर्किट की इंपीडेंस का फार्मूला हमने कल देख लिया था, वो क्या था, दैट वाज इनसाइड द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब जरा देखें, आर तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एक्स एल और एक्स सी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे। एक्स एल किसके इक्वल था, एक्स एल था ओमेगा एल, जो कि बनता है 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, जस्ट अपने वैल्यूज पुट करनी है, आपको एक्सएल मिल जाएगी। एक्स सी क्या होगा, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, यानी 1/2 पाई एफ सी। वैल्यूज पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें आपको इंपीडेंस मिल जाएगी। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूं। तो यहां से आपको इंपीडेंस मिल जाएगी। अब अगली चीज आपने करंट फाइंड करना है, जैसा पार्ट ए। अगली चीज आपने करंट फाइंड करने क्या करना है आखिर में, पुट वैल्यूज इन वन। ठीक हो गया। पार्ट बी की तरफ आ जाए, करंट फाइंड करना है ना, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होगा, ओहम्स लॉ के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ऑपोजिशन। इस केस में ऑपोजिशन आरएलसी सर्किट है तो ऑपोजिशन पूरी की पूरी इंपीडेंस होगी। तो वोल्टेज की वैल्यू पता है, इंपीडेंस यहाँ पे फाइंड कर चुके होंगे, यहाँ पे पुट करें आपको करंट मिल जाएगा। उसके बाद सी पार्ट की तरफ आ जाए, फेज डिफरेंस फाइंड करना है फाई। तो फाई क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, कल फार्मूला हमने इसका ड्राइव किया था, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। वैल्यूज मौजूद होंगी आपके पास, एक्सएल यहां से फाइंड कर लिया, एक्स यहां पे फाइंड कर लिया, आर पहले से गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करें आपको 5 मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा 5 जो मिलेगा इस केस में आई थिंक नेगेटिव मिलेगा, मैं देख लेता हूं। 5 नेगेटिव मिलेगा, यस। ये आता है -89.7 डिग्री। इसका मतलब क्या है, -89.7 डिग्री। देखें, कल हमने इस चीज को काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया था, लिखा भी था मैंने यहाँ पे बोर्ड पे, आपके पास स्क्रीनशॉट की फॉर्म में सेव है, कि अगर 5 नेगेटिव आए तो 5 नेगेटिव आने का क्या मतलब है, 5 पॉजिटिव आने का मतलब है कि वोल्टेज, आर एल सी वोल्टेज वो करंट को लीड कर रही है, और 5 नेगेटिव आने का मतलब है कि जो करंट जो है वो आर एल सी वोल्टेज को लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट लीड्स आर एल सी वोल्टेज, आर एल सी वोल्टेज। ठीक होगा। अच्छा ये तो आ जाएगा यहां से 5। डी पार्ट में पावर फैक्टर फाइंड करने हैं, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है सिंपली कॉस फाइव, कॉस फाइव, यानी जो भी फाइव की वैल्यू आई है इस पे कॉस अप्लाई करें, यानी कॉस ऑफ -89.7। ये कैलकुलेटर से देख लें, आंसर आ जाएगा आपके पास, पावर फैक्टर आ गया। आखिरी पार्ट है ई, उसमें आपने पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला डिस्कस हमने कर लिया था। कोई भी सर्किट है हमारा, रेजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, 6 के 6 सर्किट्स में पावर का सेम यही फार्मूला है, क्या, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, यानी इंटू कॉस फाइव। अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, देख लें। वी आर एम एस उसने खुद बता दिया 220, आई आर एम एस हम यहां पे फाइंड कर चुके होंगे। ठीक हो गया। वो दोनों वैल्यूज पुट करें, cos फाइव यहाँ पे आपको मिल चुके हैं, सारी वैल्यूज पुट करें आपको पावर कंज्यूम्ड मिल जाएगी। ठीक होगा, इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। देखें जरा, आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए हमने इंपीडेंस कैलकुलेट किया, इंपीडेंस का फार्मूला हमने देख लिया। इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। देखें जी,
इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट क्या थी? वो इम्पीडेंस कैलकुलेट हम कर चुके हैं, वो थी Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये तो आ गई हमारे पास इम्पीडेंस, जी हमें पता है। अब जरा इस चीज को जरा देखिएगा, ये XL और XC ये क्या थी? XL जो थी ये थी हमारे पास लाइक आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस थी जो कि थी ओमेगा L, जो कि थी 2 पाई FL। और इसी तरह XC क्या है? XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी 1 बाय ओमेगा C, यानी 1 बाय 2 पाई FC। अब जरा गौर से इन दोनों रिलेशंस को देखें, इन दोनों रिलेशंस को देखें, आपको पता चलेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी पे XL मैक्सिमम हो जाएगी, XL हाई हो जाएगी और XC लो हो जाएगी। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी हमारे एसी सोर्स की बहुत हाई हो, तो जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो तो इसका क्या मतलब होगा? XL इज वेरी लार्ज, XL इज वेरी लार्ज, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो तो बहुत स्मॉल हो जाएगी। XC इज वेरी स्मॉल, XC तो बहुत स्मॉल हो जाएगी। अब जरा गौर से देखें, जब बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो हाई रेजिस्टेंस पे XC तो बहुत स्मॉल होगी, तो जब XC बहुत स्मॉल होगी तो हमने क्या कह दिया? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता चला जाएगा, ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर डिक्रीज होता चला जाएगा, 0 को अप्रोच करना शुरू कर जाएगा, तो XC जो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बिकम्स क्या? इक्वेशन 1 बिकम्स वो ये बन जाएगी, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि XC तो 0 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो हमारा जो RLC सर्किट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो कन्वर्ट हो चुका है RL सर्किट में। आगे समझ, हमारा सर्किट RL सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। कल इस चीज को मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में सेव है आपके पास। तो क्या हम कहेंगे कि एट हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू RL सर्किट। ये चीज तो क्लियर होगी कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो तो सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? RLC सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि RL सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, एट लो फ्रीक्वेंसी, अब क्या होगा? अब सब कुछ उलट हो जाएगा। देखिएगा जरा, एट लो फ्रीक्वेंसी अब XL जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, रिलेशंस आपके सामने, XL इज वेरी स्मॉल, जबकि XC जो है इज वेरी लार्ज। ठीक हो गया? अच्छा, जब अगेन XL जब स्मॉल हो गया तो अब हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन 1 क्या बनेगी? नाउ इन दिस केस इक्वेशन 1 इंप्लाइज व्हाट? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस व्हाट? प्लस XC स्क्वायर। ठीक हो गया? XL की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस XC का स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर आ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया? सर्किट कन्वर्ट हो गया RC सर्किट में। तो इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसीज पे सर्किट जो है वो RC सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, सर्किट कन्वर्टेड इनटू RC सर्किट, इनटू RC सर्किट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये रिलेशन फिर हमें क्या बता रही है? इस पूरी बहस से हमने क्या नतीजा निकाला? इससे हमने ये नतीजा निकाला कि बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने कि जैसे जैसे हमारे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, वैसे वैसे XL और XC की वैल्यूज भी चेंज होती जा रही हैं। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी कि जिस पे XL और XC आपस में बराबर हो जाएं। जब बराबर होंगे, कैंसल आउट करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे और सर्किट टोटली किस तरह का बन जाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिस पे सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाए, दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आगे समझ, लिखता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है, इट इज फ्रीक्वेंसी डिनोट इसको किया जाएगा FR से। इट इज फ्रीक्वेंसी एट विच जिस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इंपीडेंस क्या बनेगी? तो इंपीडेंस का फार्मूला अभी भी मिटाया था मैंने, दोबारा लिख देता हूं, क्या था वो? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो देखें जरा, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कैंसल आउट करेंगे दोनों,
आंसर क्या आ जाएगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू आर। तो इंपीडेंस किसके इक्वल आ गई है, इंपीडेंस तो आर के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है ये वो फ्रीक्वेंसी है कि जिसपे इंपीडेंस जो है वो आर के इक्वल आ जाती है, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाती है। अब जरा देखें, इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल है। अब इंपीडेंस के फार्मूले में किसी किस्म की कोई रिएक्टेंस शामिल, किसी किस्म की कोई रिएक्टेंस मौजूद नहीं है, ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंपीडेंस में है तो सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब है अब हमारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन चुका है। ठीक है, तो सर्किट कन्वर्टेड इनटू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट हमारा जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन चुका है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट की जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? हाँ जी, हाँ जी, बोल नहीं, क्या हो गया? देखें ना, इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कोई किसी किस्म की रिएक्टेंस मौजूद नहीं है। दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके खत्म कर चुकी हैं। तो इंपीडेंस में जब सिर्फ रेजिस्टेंस मौजूद है तो इसका मतलब है कि अब इंपीडेंस मिनिमम हो चुकी है। ठीक है ना, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम। सर्किट की इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो चुकी है। अच्छा, जब सर्किट की इंपीडेंस यानी सर्किट की ऑपोजिशन मिनिमम हो चुकी है तो सर्किट का करंट कैसा होगा? एंड सर्किट करंट इज डेफिनेटली मैक्सिमम होगा, एंड सर्किट करंट इज मैक्सिमम। ठीक हो गया, सर्किट का करंट जो मैक्सिमम हो चुका है। अच्छा, मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में पावर फैक्टर क्या होगा? जी, अब तो बता दें। पावर फैक्टर इज व्हाट? बता देना, कुछ तो बता दें। कितना? कुछ बोला हम आपने, आवाज नहीं आई। पावर फैक्टर जो है 1 हो जाएगा ना। किस तरह, देखे ना, पावर फैक्टर क्या होता है? सर मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। अब पावर फैक्टर जो है जी बिल्कुल मैक्सिमम ही होगा, लेकिन उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है ना 1, क्योंकि पावर फैक्टर होता क्या है देखे ना, पावर फैक्टर होता है cos फाई, ये होता है पावर फैक्टर। और अब यहाँ पे जरा देखें, सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन चुका है, सर्किट कन्वर्टेड इनटू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और रेजिस्टिव सर्किट में तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं ना, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। इस डायरेक्शन में वोल्टेज है तो इसी डायरेक्शन में करंट भी है, इसी डायरेक्शन में करंट भी है। तो इसका मतलब है इस केस में एंगल कितना होता है? एंगल जो होता है वो 0 होता है, फाई 0 होता है। तो cos फाई की जगह क्या लिखेंगे? cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, यानी जब रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि करंट और वोल्टेज इन फेज हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में इक्वेशंस क्या बनेगी? इक्वेशंस ये बनेगी, इक्वेशंस आर क्या, कि अगर मैं करंट की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाता हूं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन को अगर मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, तो वोल्टेज की इक्वेशन ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगी? वो बनेगी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, क्योंकि सर्किट रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब सर्किट रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है तो इक्वेशंस भी ये बनेगी। तो ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, पेपर इसमें एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, या मे भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सके कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो उस टाइम करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिख के दिखाएं। तो फौरन से आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी। इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल है तो सर्किट हमारा रेजिस्टिव सर्किट है, और जब सर्किट रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस 0 है, और जब फेज डिफरेंस 0 हो तो जैसी करंट की इक्वेशन होती है वैसी वोल्टेज की भी इक्वेशन होती है। आगे समझ बात की? तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका लें स्क्रीनशॉट, फर्दर फिर इसको देखते हैं। देखें जी, अब हम देखते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला की डेरिवेशन। देखें, एट एफ इक्वल टू एफ आर, यानी जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव होगी, एसी की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस
और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω_c, इंडक्टिव रिएक्टेंस ω_L। अगले स्टेप में 1/2πfc, यहाँ पे 2πfl। लेकिन ये कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है ना। तो अब फिर इस फॉर्मूला में सिंपल एफ नहीं लिखूंगा मैं, बल्कि एफ आर लिखूंगा, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आई समझ? सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा आर लिख दिया, जो कि हमें बता रहे कि दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखें, एफ आर को इधर शिफ्ट करें, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये बनेगा, ये 2 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4, पाई से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पाई स्क्वायर। इसी तरह एल और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और दूसरी साइड पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, एंड इनसाइड द स्क्वायर रूट एलसी। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसपे रिएक्टेंसेस इक्वल होती हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी के जिसपे हमारा सर्किट रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो फ्रीक्वेंसी के जिसपे फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के दरमियान जीरो बन जाता है और वो दोनों इन फेज आ जाते हैं, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे सर्किट में मौजूद इंडक्टर की इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं इंडक्टर इंक्रीज अगर मैं इंडक्टेंस इंक्रीज करवानी शुरू कर देता हूं तो ऐसी सिचुएशन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करनी शुरू कर जाएगी। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करवानी शुरू कर देता हूं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। आई समझ बात की? यानी अगर मैं इंडक्टर की इंडक्टेंस एल की वैल्यू और सी की वैल्यू बहुत ज्यादा मैं इंक्रीज कर देता हूं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको अप्रोच करनी शुरू हो जाएगी? जी, अब आप लोग बताएं। दैट इज इफ एल एंड सी आर इंक्रीज्ड इन्फिनिटली। जी, अब बताएं। इन्फिनिटली, देन जी अब बताएं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस टू व्हाट? इतनी तो मैथ आती होगी ना, क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया? अगर एल और सी इन्फिनिटली इंक्रीज करना शुरू कर जाए, यानी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू हो जाए, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। हाँ जी, जीरो। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो, तो इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जीरो को अप्रोच करनी शुरू हो जाएगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक हो गया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिर जीरो को अप्रोच करनी शुरू हो जाएगी, यानी फिर जीरो फ्रीक्वेंसी, एसी की जीरो फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि जिस पे सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, मुझे बताएं डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हाँ जी, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी बोल दें, जल्दी जल्दी करें ना। डीसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? हाय हाय, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। डीसी की जीरो फ्रीक्वेंसी होती है ना। डीसी का ग्राफ किस तरह का होता है ये देखें ना, ये डीसी का ग्राफ है, ऐसे प्योर डीसी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। रिपल्स वाले डीसी की बात नहीं कर रहा मैं, उस डीसी की बात नहीं कर रहा जो रेक्टिफिकेशन के बाद मिलता है, मैं प्योर डीसी की बात कर रहा हूँ जिससे मोबाइल आपका चार्ज होता है। तो प्योर डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की? डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो। ठीक हो गया? डीसी की फ्रीक्वेंसी है जीरो। अच्छा, अब जरा देखें, जब डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें और मुझे बताएं क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी, क्या हो गया? सर मतलब कि अगर हम एल और सी दोनों को इनफिनिट कर देंगे तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी जीरो आ जाएगी और डीसी करंट की वैल्यू भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डीसी फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर एल और सी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी जाए, इन्फिनिटली इंक्रीज कर दी जाए,
तो हमारा जो सर्किट है वो डीसी पे रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, ये इसका मतलब है। अब आई समझ? इट मीन्स इफ L and C increases infinitely, then our RLC circuit becomes resistive at DC करंट पे फिर वो रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, ये इसका मतलब है। आगे ना समझ बात की?